हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 29 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राणा मेंशन की सुबह आम नहीं थी। हवाओं में अजीब सी खामोशी थी और हर चेहरा कुछ कहने को तैयार बैठा था। मेघना अब राणा मेंशन में आ चुकी थी। किस इरादे से यह कोई नहीं जानता था। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही वो बैठी उसकी नज़र अभय से टकराई। एक पल को उसकी सांसें अटक गई थी, लेकिन अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ठंडा, शांत और सम्यक था। ओमकार जी ने कहा, मेघना कुछ दिन यहीं रहेगी। विजेंद्र कुछ काम से दिल्ली गया हुआ है। मेघना को देखकर आस्था और मधु तो खुशी से झूम उठती है। वह दोनों बोली, आपने सही किया दादाजी। मेघना दी, आप यहाँ आ गई। हम अब बहुत मस्ती करेंगे। बिल्कुल सही किया आपने दादाजी। अभय ने भी गंभीर स्वर में कहा, मेघना के लिए मैं एक अलग कमरा तैयार करवा देता हूँ। मेघना, तुम आराम से रहो। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कहना। ओमकार जी यह सुनकर संतुष्ट नजर आए, लेकिन मेघना के मन में हलचल थी। ये क्या, अभी नाराज़ नहीं हुआ? मुझे लगा था कि वो गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। उसने खुद से सोचा, पर अभय नॉर्मल नहीं था। उसकी नज़रें अब भी उस पर ही थी, स्थिर, गहरी और कुछ सोचती हुई। यह बताना मुश्किल था कि अभय के दिमाग में चल क्या रहा था। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम पर चले गए। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ दो ही चेहरे बचे थे, जो एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अभय और मेघना के। अचानक अभय ने अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रख दिया। वह चौंक कर उसे देखने लगी और उसी समय आध्या किचन से बाहर आ रही थी। वह यह दृश्य देखकर वहीं ठिठक गई। उसकी आंखें पसीज गई। कुछ पल के लिए जैसे सब थम गया हो। अभय ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सॉरी मेघना, उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेघना की आंखें फैल गई। क्या सॉरी? अभी ये कैसे हो सकता है? अभी के डिक्शनरी में तो सॉरी शब्द ही नहीं है। फिर आज वो मुझसे सॉरी कह रहा है? वह अवाक रह गई। उसके गले में निवाला अटक गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। अभय की आवाज़ स्थिर थी। तुम जैसी दोस्त को दुख देकर मैंने खुद को खो दिया। जो हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ रही, उसे मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? मेघना की आंखें भीग गई थी। सच में अभी? क्या तुम गिल्ट में हो? उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। अभय ने हल्के में सिर हिलाया। मेघना उठी और अभय के गले से लग गई। यह दृश्य अब आध्या की आंखों से छुपा नहीं था। उसकी आंखें भर आई थी। वह चुपचाप खड़ी रही ताकि उसके आंसू अभय ना देख सके। अभय ने आध्या की तरफ एक नज़र डाली। उसकी नम आंखें, झुकी पलकें, शायद वो भी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द कहीं खो गए थे। अभय की मुठ्ठियां कसी हुई थी, जैसे कि वो अपना दर्द और तड़प कंट्रोल कर रहा हो। फिर बिना कुछ कहे अभय दरवाजे की ओर मुड़ा। आज से तुम मुझे ऑफिस में ज्वाइन कर सकती हो, उसने चलते चलते मेघना से कहा। मेघना की आंखों में चमक आ गई और वहीं आध्या की आंखों में एक अनकही उदासी थी। अभय के जाते ही मेघना की नज़र उस पर पड़ी, आध्या पर, जो चुपचाप खड़ी थी, पत्थर सी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। मेघना की नज़र जैसे ही आध्या के चेहरे पर गई, उसके होठों पर एक तिरछी सातिर मुस्कान उभर आई। तो आखिरकार तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है, जो मेरे अभी के इतने करीब आ गई थी, पर अब नहीं, वो अपने मन में बुदबुदाई। आध्या बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। अपनी आंसू भरी आंखों को सबकी नज़रों से छुपाते हुए सीधे किचन में चली गई। वह जैसे ही सिंक के पास पहुंची, पीछे से किसी की आहट सुनाई दी, टक टक। वो पलटी नहीं, जानती थी कि कौन है। ओह, इतनी जल्दी टूट गई। मेघना की आवाज़ में ताना था, जहर भरी मिठास। आध्या ने गहरी सांस ली, खुद को संयम में रखा, कुछ नहीं बोली। मेघना और करीब आई। तुम्हें क्या लगा था कि अभी सच में तुमसे प्यार करता है? वो हंसी, जिसमें एक तीखी और खतरनाक हंसी थी। बेबी, ये दुनिया तुम्हारे जैसे मासूम सपनों से नहीं चलती। यहाँ वो जीतते हैं जो चाल चलना जानते हैं। आध्या अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें अब नम नहीं, भरी हुई थी, सहनशीलता से, आत्मसम्मान से। और हाँ, मेघना ने आगे कहा, जो नज़ारा तुमने सुबह देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। अभी अब मुझे फिर से अपना बना रहा है और इस बार कोई मुझे नहीं रुक सकता, खासकर तुम तो बिल्कुल नहीं।
अब आध्या की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। धीरे से उसने मुड़कर मेघना की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, अगर तुम जीत को नजदीकियों से मापती हो तो शायद तुम्हें प्यार का मतलब अभी समझना बाकी है। ये कहते हुए वो किचन के दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी। किचन की बाहर की हलचल अब शांत हो चुकी थी, लेकिन आध्या के भीतर की हलचल बढ़ती जा रही थी। वो खुद को संभाल रही थी कि तभी मेघना फिर से उसके पास आई, एक चालाक मुस्कान के साथ। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं करना है तो मत करो, उसने धीमे लेकिन धारदार लहजे में कहा। तुम्हें अभी उम्मीद है कि अभी तुमसे प्यार करता है? चलो, ये भ्रम भी मैं अभी दूर कर देती हूँ। आध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब भीगी हुई थी, लेकिन कमजोर नहीं थी। मेघना एक कदम और आगे बढ़ी। अभी को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब हम दोनों साथ बड़े हुए थे। एक ही कॉलेज में थे, एक ही ग्रुप में, और फिर लंदन भी साथ में थे। हमने सब कुछ साथ साथ किया है। वो थोड़ी देर ठहरी, जैसे आध्या की आंखों में उतरना चाहती हो। अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़की सबसे करीब थी तो वो मैं ही थी, और आगे भी रहूंगी। आध्या कुछ बोलती उससे पहले ही मेघना ने एक और झटका दे डाला। मान लिया तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करती, तो एक सवाल खुद से और अभी से जरूर पूछना कि वो एक सप्ताह तक कहाँ था, जब वो तुमसे बिल्कुल गायब था। आध्या का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मेघना झुककर उसके कान में फुसफुसाई, वो 1 वीक मेरे साथ था। पूरा समय हमने साथ में वक्त बिताया, ऐसा वक्त जो शायद उसने कभी तुम्हारे साथ ना गुजारा हो। उसने मुस्कुराकर होठों पर उंगली रख ली, जैसे किसी राज को छुपा रही हो। शब्द थोड़े कड़वे हैं ना, लेकिन सच्चाई तो हमेशा ऐसा ही होता है। आध्या अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें छलक उठी। वो चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेघना की बातों में जो चालाक आत्मविश्वास था, उसने आध्या के दिल में शक की दरार डाल दी थी। मेघना अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान जहर से भरी थी। वह मन ही मन सोच रही थी, पुअर गर्ल, सच्चाई तो यह है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि अभी 1 वीक कहाँ था, लेकिन अब ये झूठ तुम्हारे लिए सच्चाई बन जाएगी। वो आध्या के चेहरे की टूटन देख रही थी और मन ही मन जीत की गिनती कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम कभी उससे कुछ नहीं पूछोगी, और यह चुप्पी तुम्हारे और अभय के बीच दरार बन जाएगी। वह कंधे उचकाकर चली जाती है, लेकिन आध्या अब वहीं जमी खड़ी रही। दिल कह रहा था कि यह सब झूठ है, लेकिन दिमाग कहीं ये सच तो नहीं। आध्या धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौट आई। दरवाजा बंद करते ही उसकी सारी ताकत जैसे जवाब दे गई हो। वो फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये मैं क्या देख रही हूँ? आपने मेघना को गले लगा लिया, वो भी उस इंसान को जिसने मेरे साथ कितनी बदसलूकी की थी, मेरा कितना इंसल्ट किया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, जैसे अपने ही दिल को समझा रही हो। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन शब्द अभी भी बाहर निकल रहे थे। मैं आपको धीरे धीरे समझने लगी थी मिस्टर हस्बैंड, आपको चाहने लगी थी, लेकिन शायद शायद मैं आपकी आदत भर रह गई हूँ। क्या मैं इतनी गैर हो गई हूँ कि मुझे एक नज़र देखना भी जरूरी नहीं समझे? अब समझी कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। इधर ऑफिस में अभय अपने केबिन में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, उलझन थी। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने आध्या के आंसू से भरा चेहरा नजर आता है, चेहरा जिस पर बहुत सारे सवाल थे। तभी सौर्य अंदर आया। भाई, आप ठीक हो? भाई, आप 1 सप्ताह से कहाँ थे? मुझे भी नहीं बताया, अभय बोला। वक्त आने पर मालूम चल जाएगा, फिलहाल चुनाव के रिजल्ट पर ध्यान दो। सौर्य ने फिर पूछा, क्या बात है भाई, आप इतने अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अभय एक हल्की करीबी मुस्कान के साथ बोला, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ सौर्य, इसमें अजीब क्या है? तो फिर आपने मेघना को राणा मेंशन में रहने की इजाज़त कैसे दी? माना कि फैसला दादाजी ने लिया था, लेकिन आप चाहते तो दादाजी को मना लेते। क्या उसका राणा मेंशन में रहना सही होगा? और मैंने देखा कि आप भाभी को भी इग्नोर कर रहे थे। यह सुनते ही अभय अपनी मुठिया कस ली। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह बहुत सर्द लहजे में बोला,
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए? सौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। उस केबिन में अब अभय अकेला था, लेकिन वो खुद के ही उलझन में उलझा हुआ था। वो खुद से बुदबुदाया, मैं हर किसी से लड़ सकता हूँ, लेकिन खुद से कैसे लड़ूं? इधर ओमकार जी का स्टडी रूम। कमरे में हल्की रोशनी थी। ओमकार जी अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। आंखों में वही पुराना अनुभव और माथे पर चिंता की लकीरें। उनके सामने मेघना खड़ी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास, चाल में एक मकसद। ओमकार जी ने गहराई से उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें पता है ना मेघना बेटा, तुम्हें क्या करना है? वह मुस्कुराई, जी दादाजी, बिल्कुल। ओमकार जी की आवाज़ अब सख्त हो गई। उस लड़की को अभय की जिंदगी से जितना दूर ले जा सकती हो ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो अभय की कमजोरी बन जाए। जब से वह उसकी ज़िंदगी में आई है, अभय बदल गया है और मैं ये बदलाव पसंद नहीं करता। मेघना ने धीमे से सिर हिलाया और बोली, डोंट वरी दादाजी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अभय खुद उस लड़की को इस घर से धक्के मारकर निकालेगा। ओमकार जी की आंखें संकुचित हो गई। वह कैसे? तुम इतना भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो? मेघना एक कदम आगे आई। उसके लहजे में अब एक सातिर संतुलन था। आज सुबह जो कुछ हुआ उसने सब बताया। मुझे पहले थोड़ा शक था दादाजी, लेकिन अब यकीन होने लगा कि शायद अभी को सच में एहसास हो गया है कि वह लड़की उसके लायक नहीं है। वो हल्के से मुस्कुराई, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। ओमकार जी कुछ सोच में पड़ गए। तभी मेघना ने एक और चौंकाने वाली तीर छोड़ा। आज उसने मुझे ऑफिस बुलाया है और जब मैं वहां पहुंचूंगी, वो आंखें चमकाते हुए बोली, मैं उसके इतने करीब जाऊंगी कि उससे मेरे सिवा कुछ और नजर नहीं आएगा, ना वो लड़की और ना उसका असर। ओमकार जी के चेहरे पर एक धूर्त संतोष छा गया। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, आपका पुराना अभय लौटेगा और मेरा अभी भी। फिर अपने मन में सोचते हुए, कितनी बदकिस्मत है वो लड़की, हर कोई उसके ही पीछे पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने आई थी, लेकिन लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आध्या। मुझे बस अपने अभी से मतलब है, और हाँ, यदि उसे हासिल करने के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना पड़े तो यकीन मानो मेरा हाथ बिल्कुल नहीं कांपेगा। यह सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गई, अपनी चाल में जिद की परछाई लिए। ओमकार जी अब भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में एक बात साफ थी, ये सिर्फ एक चाल नहीं, ये वंश की विरासत की रक्षा थी। वहीं दूसरी ओर लाइब्रेरी में सन्नाटा पसरा था। किताबों की खामोशी के बीच मिली चुपचाप एक कोने में बैठी थी। क्लास जल्दी खत्म हो गई थी और उसने लकी को मैसेज करके बता दिया था कि वो लाइब्रेरी में है। मोबाइल साइलेंट मोड पर था। वह अपने नोट्स में खोई हुई थी, लेकिन किसी की नज़र उस पर टिकी थी। लाइब्रेरी के बाहर आस्था एक सातिर मुस्कान के साथ अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। अब आएगा मजा, वह फुसफुसाई। उसकी आंखों में जलन और नफरत की लहर थी। उसने रॉकी की ओर देखा, जो कॉलेज का कुख्यात लड़का, जिसकी नज़रें मिली पर बहुत पहले से थी। आस्था बोली, लाइब्रेरी के अंदर है। थोड़ा ऐसा करना कि दोबारा कॉलेज आने से पहले 10 बार सोचे। रॉकी की आंखों में नीचता की चमक थी। डोंट वरी बेबी, अब वो लड़की तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। तभी मधु घबरा गई और बोली, आस्था, क्या एक यही तरीका है? कुछ गलत हो गया तो हम फंस जाएंगे। अरे चुप रहो तुम, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे, बस हल्का सा डराना है ताकि वो खुद ही दूरी बना ले मेरे लकी से। और ऐसे भी क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर ऑप्शन है? नहीं है तो चुप रहो मधु। लाइब्रेरी के अंदर मिली को एहसास नहीं था कि उसकी ओर 3 साए बढ़ते आ रहे हैं। रॉकी और उसके 2 दोस्त धीमे कदमों से उसके पास आकर बैठ गए। वह अभी अपने नोट्स में झुकी हुई थी। जब उसे लगा कि कोई बेहद उसके करीब बैठा है तो उसने धीरे से नज़रें उठाई, और तब उसकी नज़र रॉकी से टकराई। उसके चेहरे पर एक गंदी बेहुदगी से भरी मुस्कान थी। उसकी आंखें जैसे उसे चीर कर देख रही हो, ऊपर से नीचे तक। मिली का चेहरा स्याह पड़ गया था, उसका गला सूख गया। वो अपनी नज़रें उठाकर चारों तरफ देख रही थी। लाइब्रेरी एकदम से खाली था। रॉकी ने इशारे से बच्चों को भगा दिया था।
मिली अब भी अनजान थी, मगर अचानक उस सन्नाटे ने उसे बेचैन कर दिया। यहाँ कोई क्यों नहीं है? उसका दिल धड़कने लगा था। वह उठी और तेजी से बाहर की ओर बढ़ी, लेकिन तभी रॉकी ने आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपना एक पैर बीच में अड़ा दिया। मिली का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे रॉकी से टकराकर उसके ऊपर गिर पड़ी। बेबी, तुम तो बहुत फास्ट हो। उसने उसकी कमर थाम ली और घिनौनी मुस्कान के साथ फुसफुसाया। गिरने का बहाना बना रही हो ना? अब तो मैं पूरा तुम्हारा ही हूँ। चलो मेरे फार्म हाउस चलते हैं, फुल एंजॉय करेंगे। मिली की आंखों में नफरत और डर की लपट एक साथ भड़की। घिन आ रही है मुझे तुमसे। उसने पूरी ताकत से उससे धक्का दिया। रॉकी पास के ही चेयर से टकराकर गिर पड़ा। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए ना, तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि अपने गिरे हुए मुंह के साथ जीने लायक नहीं बचोगे। उसके दोस्त हक्के बक्के रह गए थे, लेकिन रॉकी, उसके भीतर की हैवानियत अब आग बन चुकी थी। बहुत घमंड है न तुझमें, उसने दांत पीसते हुए कहा और उठा। आज तुझे तेरे इसी घमंड की सजा दूंगा। उसने अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया। दरवाजा बंद करो। इधर लकी बार बार मिली को कॉल कर रहा था, इसलिए वो खुद ही लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। कह रही थी कि लाइब्रेरी में है, पर दरवाजा तो बंद है। उसने परेशान होकर लाइब्रेरी के बंद दरवाजे को देखा। कदम रुक गए, लेकिन दिल नहीं। वो जाने ही वाला था कि अंदर से एक बहुत हल्की दम घुटती टूटती हुई आवाज आई। लकी चौंक गया। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। मिली? वह दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। फिर जैसे बिजली सी दौड़ी उसके रगों में। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंदर की दरिंदगी मिली के आंसू उसके गालों में लुढ़क रहे थे। रॉकी ने उसका मुंह कसकर दबा रखा था और बाकी लड़कों ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे। वो खुद को छुड़ाने की पूरी ताकत लगा रही थी। उसने अपने पैर से रॉकी को किक किया और खुद को छुड़ाकर भागने लगी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी दरवाजा खुला। जिससे मिली सामने देखी वो फुट पड़ी। लकी! मिली ने लपककर उसके सीने से खुद को लगा दिया। लकी ने उसे बाहों में लिया और उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। मिली कांपते स्वर में बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लड़के मेरे साथ। बस वो इतना ही बोली थी कि लकी उन लड़कों को खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। वह गुस्से से कांप रहा था। बेशरम जानवर! उसने मिली को धीरे से पीछे किया और फिर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। तूफान का विस्फोट घुसा। धड़ाम किक। रॉकी और उसके दोस्तों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? अब मैं यह हाथ तोड़ दूंगा। लकी ने उन्हें दीवार से दे मारा। एक लड़के की नाक से खून बहने लगा। रॉकी चीखा, मत मारो, गलती हो गई है हमसे। गलती? तुझे तो जीने की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए। लकी ने एक और जोरदार मुक्का मारा। उधर शोर सुनकर टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट सब दौड़ते हुए आ गए। आस्था और मधु भी वहीं थी। आस्था का चेहरा सफेद पड़ चुका था। यहाँ क्या हो रहा है? प्रिंसिपल चीखे। लकी ने थरथराती मिली को पकड़े हुए कहा, आपकी लाइब्रेरी में एक लड़की की इज्जत कुचली जा रही थी और कुछ लोग दरवाजा बंद करके तमाशा देख रहे थे। यह सुनते ही मधु की आंखें झुक गई और आस्था की आंखों में डर साफ दिखा। मिली ने कांपते होठों से कहा, सर ये लड़के मुझे। वह बोल नहीं पाई। लकी ने उसका हाथ थाम लिया। लकी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। प्रिंसिपल, कॉल द कॉप्स राइट नाउ, उसने दांत भींचकर कहा। यह सुनते ही वहां पर सन्नाटा छा गया। आस्था और मधु का चेहरा एक पल में ही पीला पड़ गया। आस्था के मन में तूफान मच गया। अगर रॉकी ने मेरा नाम ले लिया तो भाई तो मेरी जान ले लेंगे। मधु का शरीर कांपने लगा था। वह फुसफुसाई, अब बचेंगे नहीं हम। प्रिंसिपल ने एक लंबी सांस ली। कॉलेज की रेपुटेशन, नाम, मीडिया सब उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। मिस्टर लकी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्लीज बात को समझिए। मैं इन लड़कों को कॉलेज से निकाल देता हूँ, लेकिन अगर पुलिस को दे दिया गया तो इनका करियर। लकी की आंखों में तिरस्कार था। करियर? और इस लड़की का क्या? इसकी मानसिक हालत, इसकी इज्जत, इसका डर, वो कुछ नहीं। इससे पहले कि माहौल और गर्म हो, रॉकी के दो दोस्त हाथ जोड़कर सामने आ गए।
माफ़ कर दो मिली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वादा करते हैं कि अब कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़, लकी ने कठोर स्वर में कहा। अभी और इसी वक्त ये लड़के मुझे कॉलेज में नहीं दिखने चाहिए। तुम सबका फ्यूचर अब कॉलेज के बाहर ही तय होगा। कॉलेज से बाहर लकी ने बिना कुछ कहे मिली का हाथ थामा और निकल गया। वो अब भी चुप थी, आंखों में आंसू, होठ सीले हुए थे। आस्था बालों को झटकती है और होठ काटती है। बच गई तुम, लेकिन अब ये मिली मेरी आंखों की किरकिरी बन चुकी है। मैं तुम्हें इतने आराम से तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम जितने करीब मेरे लकी के जाओगी, उतना ही दर्द से गुजरना होगा। इधर पार्किंग एरिया के एकांत में मिली चुपचाप थी। लकी उसे कार के पास लेकर आया, लेकिन तभी उसने धीमे से कहा, मुझे अब कॉलेज नहीं जाना है। ये शब्द लकी के भीतर तक चुभ गए। उसका दिल फट गया। वह झुककर उसके सामने आया, उसके चेहरे को देखा। तुम डर गई हो ना, लेकिन याद रखना, तुम्हें डरना नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मिली की आंखों में आंसू फिर बहने लगे। वो कांपते होठों से फुसफुसाई, पर वे लोग, उनकी नजरें, वे लम्हे। लकी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अब कोई नज़र तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। मेरी बाहें तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा डर अब मेरा दुश्मन है। मिली उसके सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन अब उसकी रुलाई में अकेलापन नहीं था, उसमें सुकून, सुरक्षा और भरोसा था। लकी अपने मन में सोचते हुए, तुम नहीं जानती कि मैं कितना डर गया था। आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो ना जाने में क्या कर जाता। इधर रात के सन्नाटे में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आध्या बैल्कनी में खड़ी थी। उसके खुले बालों से हवा खेल रही थी। कुछ लटें उसके चेहरे पर आकर ठहर गई थी और कुछ उसके सूने मन की तरह बह रही थी। उसकी आंखें दूर किसी अनदेखे बिंदु पर टिकी हुई थी, शायद अपने टूटते यकीन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से दरवाजा खुला, हल्की सी आहट हुई और वो बिना देखे ही समझ गई कि अभय है। वैसे भी उनके कमरे में किसी तीसरे को आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना पलटी, ना कुछ कहा। अभय भी चुपचाप सीधे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो देखा आध्या अब भी वैसी ही खड़ी है। हवा अब भी उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन वह खुद जैसे जिंदा होकर भी थमी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक नौकर मीठे स्वर में बोला, मैडम, डिनर। आध्या ने बिना कुछ कहे दूर से ही खाना थाम लिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अब सन्नाटा था। अभय ने धीरे से कहा, चलो खाना खा लो। आवाज में नरमी थी, लेकिन आध्या के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान उभर आई, जैसे कह रही हो, अब पूछने की जरूरत क्यों पड़ी। वह बिना कुछ बोले पलटी और बेड की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक उसका पैर डगमगा गए। उसका सिर चकराया और वो गिरने लगी, लेकिन अभय ने फुर्ती से बढ़कर उसे थाम लिया अपनी बाहों में। लिटिल परी, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन आध्या कुछ कहने के पहले ही बेहोश हो चुकी थी। अभय के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने उसे जल्दी से बेड पर लिटाया, उसका माथा सहलाया जो कि ठंडा था। उसके चेहरे पर अब भी वही थकी सी उदासी थी जो उसके दिल के तूफान की गवाही दे रही थी। अभय के दिल में टिस उठी थी, उसकी पलकें भी भारी होने लगी थी। वो एक टक से बस आध्या का उदास चेहरा देखे जा रहा था। क्या होगा कहानी में आगे? क्यों अभय आध्या के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? कहाँ था वो एक सप्ताह तक? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।